गाइस आज हम बात करेंगे एल&टी फाइनेंस के बारे में। ये कंपनी लास्ट 2 ईयर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन इस क्वार्टर से ये रिकवरी के साइंस दिखा रही है। और अगर मैनेजमेंट ऐसी एग्जीक्यूट करती रही तो गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस सबसे पहले एल&टी फाइनेंस के बिजनेस के बारे में समझते हैं। अब गाइस एल&टी जो है ना वो एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी क्या होती है? एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब ये मार्केट से पैसा रेस करती है और उसको हायर रेट पर लेंड कर देती है। देखो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बैंक और एनबीएफसी के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। बैंक्स जो होते हैं ना वो लोगों से डिपॉजिट्स ले सकते हैं। इसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो वो इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज़ एक्सट्रीमली लो। लेकिन होता क्या है ना, एनबीएफसी को अलाउड नहीं होता कि वो डिपॉजिट्स ले सके। तो एक बात सोचो, पैसा तो उनको भी आगे लेंड करना है एंड फॉर दैट दे नीड मनी एज वेल। तो वो लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंट सोर्सेज से पैसा रेज करते हैं। पहला सोर्स है बैंक्स, मतलब वो क्या करेगी, वो दूसरे बैंक से पैसा रेज कर लेगी। दूसरा सोर्स है बॉन्ड मार्केट्स, मतलब वो क्या करेंगे, वो बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं या कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो बॉन्ड मार्केट से पैसा रेज कर सकती है। और तीसरा सोर्स होता है गवर्नमेंट एजेंसीज। होता क्या है ना, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए लोन्स प्रोवाइड करती हैं एनबीएफसी को। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक एनबीएफसी जो है ना वो हाउसिंग बोर्ड के ऊपर अगर फोकस करती है तो उसे नेशनल हाउसिंग बोर्ड से पैसा मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स पे ये लोग जब वर्क कर रहे होते हैं तो इनको डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी से थोड़ा सस्ते में पैसा मिल जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जिसके थ्रू ये मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं। अब गाइस एल&टी फाइनेंस जो है ना, इसका मेजर फोकस है रिटेल लेंडिंग के अंदर। मतलब इनकी जो ओवरऑल लोन बुक है ना उसका 98.5% रिटेल लोन्स है और 1.5% है कॉर्पोरेट लोन्स। देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, रिटेल लोन का मतलब ये होता है स्मॉल टिकट साइज लोन। मतलब बहुत छोटे साइज के लोन्स जो होते हैं ना, ये एनबीएफसी वो वाले लोन्स ऑफर करती है। और कॉर्पोरेट लोन्स कौन से होते हैं? जिनको बहुत हाई लेवल के लोन्स चाहिए होते हैं, लाइक 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ एक्सेट्रा। तो वो सारी कैटेगरी किसके आ जाती है? कॉर्पोरेट लोन्स की। अब आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी, एनबीएफसी जो है ना, क्योंकि वो खुद तो डिपॉजिट्स रेज कर नहीं पाती तो उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो होती है ना वो बैंक से थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। और जितने ही बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है ना वो काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब उनको लोन्स काफ़ी सस्ते रेट पर मिलेगा। तो अब आप एक बात सोचो, अगर एक एनबीएफसी है जिसकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऑलरेडी ज़्यादा है, मान लो उसकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग है 8%, और जो कॉर्पोरेट है वो बोलेगी कि मुझे लोन दे दो 9% पे, तो 1% का तो इनको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? क्योंकि एक एनबीएफसी को फिर बहुत सारी ब्रांचेस भी खोलनी पड़ती हैं, उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट भी होती है, उनकी और टेक्नोलॉजी का खर्चा भी होता है, बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोविजंस भी उनको बनाने पड़ते हैं, कुछ लोग डिफॉल्ट भी कर देंगे। तो होता क्या है ना, ये 1% जो है ना ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसलिए एनबीएफसी जितनी भी है ना वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट लोन पे फोकस नहीं करती हैं। रादर अगर उन्हें बिजनेस लोन्स देने हैं तो वो एसएमई लोन्स देना पसंद करते हैं। मतलब एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और ज़्यादातर ये जो लोन्स होते हैं ना ये एमएसएमई को लोन्स दिए जाते हैं। मतलब बहुत ही छोटी कंपनीज को बहुत छोटे लोन दिए जाते हैं। मान लो 5 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़, जिससे छोटी कंपनीज जो है ना वो अपने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ा सके और उसके बेसिस पर इनको ईएमआई पे करके इंटरेस्ट भी ये लोग अर्न कर सके। तो ये लोग ऐसे टाइप के लोन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब गाइस ये डिस्कस करते हैं कि एल&टी फाइनेंस जो है ना वो कहाँ पे मेजरली लोन्स देता है। देखो इनका सबसे बड़ा जो सेगमेंट है ना दैट इज माइक्रो फाइनेंस लोन्स। अब माइक्रो फाइनेंस लोन्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और फाइनेंस किसी को मनी देना। सिंपल सी बात समझो, ये लोग क्या करते हैं ना बहुत छोटे लेवल के लोन्स प्रोवाइड करते हैं। किसी को 10,000 रुपये का लोन चाहिए, 20,000 का लोन चाहिए, 50,000 का लोन चाहिए, लेकिन उनके पास क्या होता है ना इतनी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, तो उनको ये लोग ना हाई रेट पर लेंड करते हैं। सिंपल सी बात समझो, माइक्रो फाइनेंस के अंदर जिस टाइप के लोगों को पैसा मिलता है ना वो बहुत ही लो इनकम कैटेगरी के लोग होते हैं, इसलिए इनको बहुत हाई रेट्स पर लोन दिए जाते हैं और साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि ये लोग डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। अब एल&टी फाइनेंस जो है ना इसकी लोन बुक का 25% माइक्रो फाइनेंस लोन्स के अंदर दिया गया है। फिर सेकंड सेगमेंट आता है फार्म लोन्स का। अब इसके अंदर फार्मर्स को इक्विपमेंट्स के लिए लोन्स दिए जाते हैं और ये कंट्रीब्यूट करता है 13.51%। इसके बाद आता है होम लोन्स जो कि 17% कंट्रीब्यूट करता है। टू व्हीलर लोन्स कंट्रीब्यूट करते हैं 11%, पर्सनल लोन्स कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 13%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 6.5%। तो गाइज ये कुछ सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर एल&टी फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करता है। अब गाइज जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एल&टी फाइनेंस जो है ना वो लास्ट 2 ईयर से थोड़ा स्ट्रगल कर रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। और जैसे मैंने आपको बताया था ये इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 25% टू इट्स ओवरऑल लोन बुक। अब गाइज माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रही थी इसको समझने के लिए एक बार हमको कोविड एरा के अंदर वापस जाना पड़ेगा। अब आप याद करो कि कोविड के टाइम पे हुआ क्या था। एकदम से लॉकडाउन लग गया था और सारे के सारे लोग घर पे बैठ गए थे।
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी जो बैंक से लोन ले रखे थे या एनबीएफसी से लोन ले रखे थे, दे वर नॉट एबल टू पे इट बैक। इसकी वजह से क्या हुआ, एनबीएफसी और बैंक्स दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने लग गया था। जैसे ही वो प्रेशर आया उस टाइम पे ये लोग स्ट्रगल करने लग गए थे। फिर जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ तब तक इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम दोनों ही स्ट्रगल करते रहे। फिर क्या हुआ, 2021 के एंड तक आते आते लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो गया और इकोनॉमी अपने रिकवरी फेज के अंदर आने लग गई। 2022 और 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने भी काफी सारे स्टेप्स लिए कि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। मतलब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब गाइस, जब भी गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करती है तो देखते हैं किस तरीके से इकोनॉमी के ऊपर ओवरऑल इंपैक्ट पड़ता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि एक दिल्ली से मुंबई तक ना आपको एक हाईवे बनाना है, इट्स 1400 किलोमीटर्स। तो होगा क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए प्रोजेक्ट लगाया कि हम ये पूरा हाईवे को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब सिंपल सी बात ये है कि गवर्नमेंट वो पूरा हाईवे खुद तो बनाएगी नहीं, वो क्या करेगी, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेगी। अब लेट सपोज गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लिया। अब वो लोग क्या करेंगे, जैसे उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा दे विल गो टू अ बैंक। वो बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे देखो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, फॉर दैट हमें वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए। तो वो बैंक से लोन मांगेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब काम स्टार्ट करने के लिए दे नीड लेबर ऑल्सो, तो वो लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लेबर्स को हायर करेंगे। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये वो लेबर्स हैं जो माइक्रो फाइनेंस के लोन्स लिया करते हैं। अब सिंपल सी बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, इनको डेली वेजेस पर हायर करता है। मतलब जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता रहेगा, जब तक इनके पास काम रहेगा, इनको डेली वेजेस मिलते रहेंगे। और जब तक डेली वेजेस मिलते रहेंगे तब तक इन्होंने जितने भी लोन्स लिए हैं उनकी ईएमआईज आराम से पे कर पाएंगे। तो हुआ क्या, नेक्स्ट 2 ईयर से ये काम बहुत फास्ट चलता रहा क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो था ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे था। जितना वो डेवलपमेंट करेंगे उतना ही इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑर्डर मिलते रहेंगे, और जितना उनको ऑर्डर मिलते रहेंगे उतना ही लेबर के पास काम रहेगा, और जितना उनके पास काम रहेगा उनके पास इनकम अच्छी रहेगी। और अगर इनकम अच्छी रहेगी तो उन्होंने जितने भी लोन्स लिए हैं उनको वो टाइम पे पे ऑफ कर पाएंगे। अब गाइस, इतने में आ जाता है 2023। अब 2023 जो है ना वो एक प्री इलेक्शन ईयर था। अब आपको ये याद होगा कि 2024 जो था ना वो इलेक्शन ईयर था, और उससे 1 साल पहले से क्या होता है, गवर्नमेंट का फोकस जो है ना वो डेवलपमेंट से ज्यादा इलेक्शंस जीतने में लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का जो फोकस था ना, जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा था, वो वहां से हटके वेलफेयर स्कीम्स की तरफ चला गया। अब सिंपल सी बात सोचो, अगर गवर्नमेंट का फोकस डेवलपमेंट से हट जाएगा, दैट मीन्स वो नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं देंगे, और अगर उनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले तो वो लेबर को हायर नहीं करेंगे, और उनको हायर नहीं करेंगे तो उनको डेली वेजेस नहीं मिलेंगे, और अगर उनको डेली वेजेस नहीं मिले तो वो लोग ईएमआईज नहीं पे कर पाएंगे। दैट मीन्स जिस एनबीएफसी ने उनको एमएफआई लोन्स दिए थे वो लोग टाइम पे अपने पैसे को रिकवर नहीं कर पाएंगे, और उनको प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनको काफी लॉसेस भी हो सकते हैं। गाइस, तो इस वजह से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है ना वो कंट्री के अंदर सफर करने लग गया था, और 2024 तक आते आते ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब ये प्रॉब्लम जो है ना ये पूरे FY25 और FY26 2 साल तक चलती रही। लेकिन इस साल से क्या हुआ है, Q1 FY27 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम L&T फाइनेंस ने काफी रिकवरी भी दिखाई है। अब गाइस, अभी रिसेंटली L&T फाइनेंस के Q1 FY27 के रिजल्ट्स आए एंड द रिजल्ट्स हैव बीन प्रॉमिसिंग। हुआ क्या ना, इनकी जो लोन बुक है उन्होंने इसे 27% पे ग्रो किया, और साथ में जो रिटेल की डिसबर्समेंट्स थी वो 36% से इंक्रीज करी। अब गाइस, ये समझते हैं कि लोन बुक ग्रोथ और रिटेल डिसबर्समेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। गाइस, लोन बुक ग्रोथ क्या होती है, अब लोन बुक जो है ना एक फाइनेंशियल ईयर के एंड पे कंपनी ने कितने लोन्स ऑन एन एवरेज दिए हुए हैं वो हो गई उसकी लोन बुक, और नेक्स्ट ईयर तक वो कितना ग्रोथ दिखाती है दैट इज गोइंग टू बी द लोन बुक ग्रोथ। तो हुआ क्या, लेट सपोज कि कंपनी के पास जो लोन बुक जो था ना वो 100 करोड़ का था, और नेक्स्ट ईयर तक आते आते उन्होंने उस लोन बुक को 20% पे इंक्रीज कर दिया। मतलब अब कितने लोन बुक हो गई है, 120 करोड़ की। अब डिसबर्समेंट क्या होता है ना कि कितने फ्रेश लोन्स दिए गए इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। अब लेट सपोज पुराने वाले एग्जाम्पल की तरफ ही चलते हैं। जैसे लोन बुक आपकी कितनी थी, 100 करोड़ की थी। हमने क्या किया, इस बार फ्रेश लोन्स कितने दिए, 40 करोड़ के। तो हुआ क्या, 100 करोड़ प्लस 40 करोड़। उसके बाद क्या हुआ, उस साल के अंदर कुछ लोगों ने अपने पूरे लोन को पे ऑफ भी कर दिया। तो लेट सपोज 20 करोड़ के लोन्स जो थे ना वो पे ऑफ हो गए। जैसे 20 करोड़ के पे ऑफ हो गए तो बाय द एंड ऑफ द ईयर जो न्यू लोन बुक जो थी ना वो आ गई 120 करोड़ की। 100 प्लस 40 माइनस 20 दैट इज 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो लोन बुक जो है ना वो 20% से ग्रो करी, लेकिन डिसबर्समेंट 40% से ग्रो करी। तो 40% जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है या एक मेजरमेंट है ये पता करने के लिए कि बैंक जो है ना या एनबीएफसी है वो कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है लोगों को आगे लोन्स देने के लिए। अगर डिसबर्समेंट फास्ट बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉब्लम्स जो है ना दे आर बिहाइंड अस। तो आप एक बात सोचो, अगर कोई बंदा अपने पुराने पैसे रिकवर नहीं कर पा रहा होगा तो आपको ये लगता है कि अपने वो डिसबर्समेंट्स को इंक्रीज करेगा? और अगर डिसबर्समेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनली प्रॉब्लम जो है ना काफी हद तक रिजॉल्व हो चुकी है। अब गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है दैट इज क्रेडिट कॉस्ट।
क्रेडिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जितने ही बैंक ने लोन दिए हुए हैं या एनबीएफसी ने लोन दिए हुए हैं उसके ऊपर कितना परसेंट उनको प्रोविजन बनाया उन्होंने इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। एल&टी फाइनेंस जो है ना, उनकी जो क्रेडिट कॉस्ट आई है इस क्वार्टर के अंदर दैट इज 2.54%। अगर ये मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं दैट इज Q1 FY26 तो इनकी क्रेडिट कॉस्ट थी अराउंड 3.5%। और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि आने वाले 1 ईयर के अंदर अपनी क्रेडिट कॉस्ट को वो अंडर 2% पे लेकर जाना चाहते हैं। अब सिंपल सी बात सोचो, अगर इनकी क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाएगी दैट मीन्स गोइंग फॉरवर्ड इनको प्रोविजंस कम बनाने पड़ेंगे, और प्रोविजंस अगर ये कम बनाएंगे और साथ में इनकी लोन बुक भी अच्छे रेट पर ग्रो करती रहेगी तो इनका जो पैट है ना वो काफ़ी फास्ट रेट पर ग्रो कर पाएगा, क्योंकि ऐसे बिजनेस के अंदर ना काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलती है। अब गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है ना वो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है जो कि अराउंड 25% कंट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल लोन बुक, और साथ में ये जो सेगमेंट है ना ये काफ़ी फास्ट रिकवर कर रहा है और इसके अंदर यील्ड भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर इसके अंदर रिकवरी फास्ट हो गई तो कंपनी जो है ना गोइंग फॉरवर्ड अपने मार्जिन्स को भी इंप्रूव कर पाएगी। तो आप ये सोच लो कि कंपनी लोन बुक भी काफी अच्छे रेट पर ग्रो कर रही है और गोइंग फॉरवर्ड ये अपने मार्जिन्स को भी इंप्रूव कर पाएगी और साथ में क्रेडिट कॉस्ट भी कम कर सकती है। तो इसका मतलब यही होगा कि इनका जो ROE जो है ना वो गोइंग फॉरवर्ड काफी इंप्रूव कर सकता है, और यही कंपनी ने बताया अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर। बेसिकली कंपनी ने एक 5 ईयर स्ट्रैटेजी रखी है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि गोइंग फॉरवर्ड वो अपने लोन बुक को 20% की रेट पे ग्रो कर पाएंगे और साथ में अपनी क्रेडिट कॉस्ट को भी अंडर 2% पर लेकर जाएंगे, और उसके साथ वो अपने ROE को 18-19% पर लेकर जाना चाहते हैं। अगर इस क्वार्टर की मैं बात करूं तो इनका ROE जो था ना वो अराउंड 13% था। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर दैट इज Q1 FY26 के अंदर इनका ROE वॉज 10%। और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट जिस तरीके से अपनी क्रेडिट कॉस्ट को कम करने की बात कर रही है, आने वाले 1-2 ईयर्स के अंदर ये जो नंबर है ना ये 15% तक आ सकता है, और जैसे उन्होंने बोला FY31 तक दे वांटेड टू गेट इट टू 18-19%। अब सिंपल सी बात सोचो, लोन बुक को भी अच्छे रेट पर ग्रो करेंगे, क्रेडिट कॉस्ट भी अगर इनकी इंप्रूव करेगी, साथ में मार्जिन भी इंप्रूव कर रहे हैं इनके, और उसके साथ साथ अगर उन्होंने ROE को भी इंप्रूव कर लिया तो अब ये समझ लो दैट मीन्स द कंपनी इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। बट वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, कंपनी का प्लान तो बहुत अच्छा है, कंपनी ने एग्जीक्यूट करना भी स्टार्ट कर दिया है, रिकवरी भी ऑन द कार्ड्स है, लेकिन वही वाली बात है कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। और यही चीज हम आपको सिखाते हैं अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैंप के अंदर, जहां पर हम आपको ये बताते हैं कि आपको किसी भी कंपनी को ट्रैक करना है तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा और किस तरीके से आपको कॉन कॉल्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ना चाहिए, जिससे आप ये समझ सको कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो है पर क्या वो उसको एग्जीक्यूट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर उसने एग्जीक्यूट कर लिया तो दिस कंपनी कैन बिकम अ पोटेंशियल मल्टीबैगर। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।